जय श्री श्याम। आज हम स्टार्ट करते हैं बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स के यूनिट थर्ड के लेक्चर नंबर 10 के बारे में, और साथ ही डिस्कस कर रहे हैं बीएससी बीएड थर्ड ईयर फिजिक्स के यूनिट थर्ड के लेक्चर नंबर 10 के बारे में। आज आपका टॉपिक है विभव सीडी या पोटेंशियल स्टेप क्या होता है। विभव सीडी के बारे में क्या कथन है भी, या पोटेंशियल स्टेप आपका क्या होता है। वैसे डेफिनेशन इसकी क्या है भी, किसी एक विमीय विभव क्षेत्र में, किसी एक विमीय विभव क्षेत्र में एक तरफ तो क्या हो विभव का मान शून्य हो तथा दूसरी तरफ विभव का मान क्या हो भी परिमित विभव हो, या विभव का क्या है भी कुछ न कुछ क्या हो भी जरूर मान हो, तो इस प्रकार के क्षेत्र को क्या बोलते हैं भी विभव सीडी बोलते हैं। या इस प्रकार के जो आकृति या इस प्रकार की जो परिचर्चा क्या कहलाती है भी आपकी विभव सीडी कहलाती है। डेफिनेशन क्या है भी इसकी, किसी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, भी पूछी जाती है। किसी एक विमीय विभव क्षेत्र में, किसी एक विमीय विभव क्षेत्र में एक तरफ विभव का मान, एक तरफ विभव का मान शून्य हो तथा दूसरी तरफ विभव का मान परिमित हो, तो इस प्रकार के विभव क्षेत्र को विभव सीडी कहते हैं। कहने का मतलब डेफिनेशन आपकी क्या बताती है, किसी एक विमीय विभव क्षेत्र में एक तरफ क्या हो भी विभव का मान शून्य हो तथा दूसरी तरफ विभव का मान क्या हो परिमित हो, तो इस प्रकार के विभव क्षेत्र को क्या बोलते हैं भी पोटेंशियल स्टेप बोलते हैं। इसकी जो आकृति किस प्रकार से होगी उसके बारे में देखते हैं भी अपने। ये मानिए भी आपका एक विमीय विभव क्षेत्र है एक्स डायरेक्शन के अंदर, ये मूल बिंदु की बे ओ मान लो, ठीक है। एक क्षेत्र एक मान लो, ये फर्स्ट क्षेत्र हो गया। यहां पे विभव का मान क्या है भी शून्य है, ठीक है। यहां पे आपका जो विभव का मान है वो क्या मान लीजिए भी शून्य है, तथा दूसरी तरफ विभव का मान क्या है भी आपका V0 है। दूसरी तरफ आपका विभव का मान क्या है भी आपका V0 है, ठीक है। कहने का मतलब भी किसी एक विमीय विभव क्षेत्र में एक तरफ मान लीजिए विभव का मान क्या है भी आपका शून्य है, दूसरी तरफ विभव का मान क्या है भी आपका परिमित विभव है, तो इस प्रकार के विभव क्षेत्र को क्या बोलते हैं भी अपने विभव सीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी आपका विभव सीडी, ठीक है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के बेसिस के अंदर। एग्जाम के अंदर क्या है, इसको काफी ज्यादा बार पूछा जाता है 5 नंबर के क्वेश्चन के अंदर। वैसे भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब आपको ये बताता है भी इसके अंदर आपको क्या है भी वेव फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करना है। भी इसके अंदर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इस भाग के अंदर शून्य है और इस भाग के अंदर आपकी पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है भी V0 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है भी वेव फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करना है। किस प्रकार से वेव फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करेंगे उसके बारे में अभी अपने डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन तो हो गई होगी आपकी, इसको तो साफ कर देते हैं। अब इसके अंदर आपको क्या बताता है भी,
अब क्या भी आपको इसके अंदर क्या बताते हैं भी उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कोई ई ऊर्जा, मान लीजिए भी कोई ई ऊर्जा तथा स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण, स्मॉल m द्रव्यमान का क्या है कोई कण, ठीक है, बाईं ओर से क्या है भी आपका, बाईं ओर से गति करता हुआ, भी आपको कहने का मतलब क्या है भी कोई स्मॉल m द्रव्यमान का कण जिसकी एनर्जी क्या है बी ई है और बाईं ओर से गति करता हुआ इस V0 से टकराता है, बाईं ओर से क्या है भी गति करता हुआ इस क्या है भी V0 से क्या करता है भी टक्कर करता है। यहां पे पोटेंशियल का मान क्या है भी V0 है, ठीक है। अब क्या बताता है भी आपका, बाईं ओर से गति करता हुआ V0 से क्या करता है भी, या V0 से क्या करता है भी टक्कर करता है। कहां से भी, इस दीवार से टक्कर करेगा जहां पे पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है भी V0 है। अब क्या बताता है भी, हो गया क्लियर आपका यहां तक। तो उस कंडीशन के अंदर आपका जो इफेक्ट होता है वो क्या बताता है भी, जब यहां से कोई पार्टिकल गति कर रहा है बाईं ओर से जिसका मास क्या है भी m है, एनर्जी E है, यहां पे क्या है भी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है V0 है, तो इस कंडीशन के अंदर पार्टिकल के ऊपर किसी भी प्रकार का क्या है भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब भी कोई पार्टिकल यहां से गति कर रहा है, ठीक है, यहां से क्या है भी गति कर रहा है, वहां पे क्या है भी उस पार्टिकल का मास m में एनर्जी E है, बट यहां पे इस क्षेत्र के अंदर, फर्स्ट क्षेत्र के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या है भी 0 है, तो यहां पे उसके ऊपर क्या है भी किसी भी प्रकार का क्या है भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पार्टिकल क्या है भी गति करता हुआ रहेगा, ठीक है। अब आगे की स्टेप के अंदर क्या बताता है भी, यहां पे इस पर पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है भी V0 है, इसके ऊपर क्या है भी यहां पे पहुंचने के बाद इस एरिया के अंदर क्या है भी पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है भी V0 है। अब ये बताता है भी यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है भी V0 है, तो उस कंडीशन के अंदर पार्टिकल यहां से V0 होने के कारण पार्टिकल पे क्या करेगा भी फोर्स लगेगा। फोर्स यही होता है फॉर्मूला F इक्वल टू क्या होता है माइनस करली V अपॉन करली x। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, कोई m मास का पार्टिकल यहां से गति करेगा जब इस x बराबर 0 के क्षेत्र पर जहां पर पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है भी V0 है, तो इस कंडीशन के ऊपर पहुंचने के बाद उसके ऊपर क्या भी किसी भी प्रकार का क्या लगेगा भी फोर्स लगेगा। और वो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यदि पार्टिकल आगे चला जाएगा या वापिस आ जाएगा, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं भी इसी लेक्चर के अंदर। जैसे जैसे क्या है भी अपने आगे की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके साथ क्या है भी चर्चा करते हुए जाएंगे। तो इनकी कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे पहले पोटेंशियल एनर्जी की क्या है भी कंडीशन लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की कंडीशन क्या हो जाएगी भी आपका, Vx का मान क्या है भी 0 है। पोटेंशियल एनर्जी कंडीशन क्या हो जाएगी भी आपका, Vx का मान 0 है किस कंडीशन के अंदर, जब x की वैल्यू 0 से क्या हो कम हो, या क्षेत्र फर्स्ट की बात कर रहा है। क्षेत्र फर्स्ट के अंदर x की वैल्यू क्या है भी 0 से कम है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है भी 0 है। दूसरी कंडीशन अपने लिख सकते हैं Vx इक्वल टू V0 है किस कंडीशन के अंदर, जब x का मान क्या है भी 0 से बड़ा है, जब x का मान क्या है भी 0 से बड़ा है, उस कंडीशन के अंदर
क्षेत्र सेकंड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है भी आपका 0 है। ठीक है, दो कंडीशन भी हो सकती है, कई बार ये सिंपल इस तरीके से भी लिख देते हैं। ठीक है, कई बार क्या है भी इसको इस स्टेप के रूप में भी लिख सकते हैं भी x की वैल्यू 0 के ऊपर भी इस पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है भी 0 है, और फिर क्या है भी 0 से बड़ी वैल्यू होगी वहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है भी v0 है। ठीक है, ये बात आपको क्या है भी बताई गई है। ठीक है, अब कंडीशन ये बात होती है, ये तो या तो बुक के अंदर आपका क्या ये ओनली ये ही नोट किया हुआ है, ये भी अपने क्या है भी प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, वैसे क्या है भी ये आपका अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पे 0 के ऊपर भी पोटेंशियल एनर्जी का मान v0 है, और आगे x की वैल्यू क्या है भी 0 से ग्रेटर देन हो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है भी v0 है। अब ये बताता है भी यहाँ के ऊपर ए ऊर्जा का m द्रव्यमान का कण बाईं ओर से गति करता हुआ इधर क्षेत्र फर्स्ट से होकर क्या क्षेत्र सेकंड की तरफ जाता है। ठीक है, क्षेत्र फर्स्ट से होकर क्या है भी क्षेत्र सेकंड की ओर जाता है। तो यहां से जब गुजरेगा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मान इस भाग के अंदर क्या है भी 0 है, तो पार्टिकल के ऊपर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पार्टिकल के ऊपर क्या है भी किसी भी प्रकार का क्या है भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो क्या है भी यहां से क्या है भी सीधा गुजरता हुआ जाएगा। बट यहां पे इसकी दीवार के ऊपर पहुंचेगा, या जो परिमित विभव जहां पे विभव का मान क्या है भी v0 है वहां पर पहुंचेगा, तो उस पार्टिकल के ऊपर इस पोटेंशियल एनर्जी के कारण क्या है भी उसके ऊपर फोर्स लगेगा। इस पोटेंशियल एनर्जी के कारण क्या है भी उसके ऊपर फोर्स लगेगा। जब फोर्स लगेगा तो उस फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा भी कितना फोर्स लगेगा कि पार्टिकल या तो वापस टक्कर करने के बाद वापस रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, या क्या है भी वो पार्टिकल आगे की तरफ चला जाएगा। वो तो डिपेंड करेगा इस पोटेंशियल एनर्जी के मान के ऊपर और इस एनर्जी फैक्टर के ऊपर, पार्टिकल की एनर्जी कितनी है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर क्या है भी डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। अब क्या है भी यहाँ पे जब पार्टिकल गति कर रहा है, जब पार्टिकल क्या है भी गति कर रहा है, उस कंडीशन के अंदर वेव फंक्शन फाइंड करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वेव फंक्शन किस प्रकार से फाइंड करेंगे, श्रोडिंगर समीकरण की सहायता से। ठीक है, तो देखिएगा एक विमी है, काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण, काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण वो क्या हो जाएगी भी आपके एक विमीय काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण। उसके बारे में डिस्कस करिएगा। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भी आपकी -h²/2m कर्ली स्क्वेयर साइन xt अपॉन कर्ली x² प्लस vxt साइन xt इक्वल टू e साइन xt। ये होगी भी आपकी एक विमीय काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण। ठीक है, -h²/2m कर्ली स्क्वेयर साइन xt अपॉन कर्ली x² प्लस vxt साइन xt इक्वल टू
ई साइन एक्स टी। अब इस फंक्शन की बात क्या करता है, भी यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है वी एक्स टी, वो क्या है भी इस विभव क्षेत्र के अंदर यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टाइम के फंक्शन के ऊपर क्या है भी डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है भी टाइम के फंक्शन के ऊपर यहाँ पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी दी गई है वो टाइम के फंक्शन के ऊपर क्या है भी डिपेंड नहीं करती है। भी टाइम का क्या है भी इसी के अंदर किसी भी प्रकार का क्या है भी रोल नहीं है। तो उस कंडीशन के अंदर जो आपका वी एक्स टी होगा, उस कंडीशन के अंदर क्या है भी आपका जो वी एक्स टी होगा वो उससे प्रदर्शित करेंगे अपने वी एक्स से। वहां पे जो वी एक्स टी होगा उससे किससे प्रदर्शित करेंगे भी अपने वी एक्स से क्या है भी प्रदर्शित करेंगे। क्लियर आपका यहां तक। अब एक आपके सामने सोचने वाली बात ये भी है, जब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी टाइम के फंक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, उस कंडीशन के अंदर आपका जो साइन एक्स टी फंक्शन है उसको हम साइन एक्स और e की पावर माइनस जे ई टी अपॉन एच कट से क्या है भी प्रदर्शित करते हैं। उस कंडीशन के अंदर आपके जो साइन एक्स टी फंक्शन को अपने साइन एक्स e की पावर माइनस जे ई टी अपॉन एच कट से क्या है भी प्रदर्शित करते हैं। और एक बात आपने डिस्कस की होगी भी, आपने काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण के बारे में पढ़ा होगा। काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण के बारे में। काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण किसको बोलते हैं, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन क्या है भी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता हो, वहां से जो श्रोडिंगर समीकरण प्राप्त होगी वो काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण प्राप्त होगी। तो इस कंडीशन के अंदर अपने जो यूज करेंगे वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन क्या है भी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो यहाँ पे अपने काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण का यूज करेंगे। किसका करेंगे भी अपने काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण का। तो यहाँ पे काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण क्या हो जाएगी आपकी, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण क्या हो जाएगी भी आपके माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m करली स्क्वायर साइन एक्स करली एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साइन एक्स और आपका ई साइन एक्स। ठीक है, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m करली स्क्वायर साइन करली एक्स के प्लस वी एक्स साइन एक्स और ई साइन एक्स। ये चीज क्या है भी आपकी प्राप्त होगी। थोड़ा सा मैं आपको एक बार और भी बता दूं या और भी आपको एक्सप्लेन कर दूं एक बात का भी, यहाँ पे जो ये यूज किया है भी अपने काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण पढ़ी थी, वहां पे क्या है भी इस फंक्शन को और इस फंक्शन को हमने क्या है भी अच्छे तरीके से डिराइव किया था सेकंड यूनिट के अंदर। आप उसको क्या है भी रिवाइज कर भी सकते हो। ठीक है, अब यहां तक होने के बाद क्या है भी दो कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। श्रोडिंगर समीकरण के जो हल निकालेंगे वो दो कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। वो दोनों कंडीशन क्या होगी उसके बारे में देखते हैं। भी यहाँ पे जो श्रोडिंगर समीकरण है या श्रोडिंगर समीकरण की सहायता से इसको हल करके यहाँ से जो वेव फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करेंगे वो दो कंडीशनों के ऊपर डिपेंड करेगी। कौन सी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगी वो अपने बताते हैं। यहाँ तो इतना तो क्लियर है ना, आपका सिंपल बेसिस चल रहा है अभी तक। तो वैसे एग्जाम के बेस के अकॉर्डिंग क्या है आपका काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, श्रोडिंगर समीकरण के हल।
श्रोडिंगर समीकरण के हल। अब इसके अंदर क्या बताता है भी आपका, यहां पे दो कंडीशन होगी। एक कंडीशन तो क्या होगी भी आपकी E ग्रेटर देन V0, और दूसरी कंडीशन क्या होगी भी आपकी E, पहले क्या है भी E लेस देन V0 और दूसरी E ग्रेटर देन V0। ठीक है, ये दो मान लो आपकी कंडीशन हो गई आपकी। ठीक है,